हाँ देखिए सुन लीजिए, ऑर्गेनोमेटालिक नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ऑर्गेनिक लाइगेंड होगा। लाइगेंड कैसा होगा? ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक लाइगेंड होगा तो ऑर्गेनिक लाइगेंड में कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा। जैसे देखिए ये जो लाइगेंड है, जितना मिथाइल इथाइल, इसमें कार्बन प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए लाइगेंड को क्या कहेंगे? ये लाइगेंड ऑर्गेनिक है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। छोटा सा डिफिनेशन है, ये कभी कभी 2 मार्क्स में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, बिहार बोर्ड में ये वाला डिफिनेशन पूछा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये 2 बार पूछा हुआ है लिखने के लिए। तो भाई देखो, किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब न्यूक्लियस क्या है? वही एटम के सराउंडिंग, जैसे आयरन के सराउंडिंग जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम के द्वारा, उसी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका निकालने का फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर को लिखिए माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आई इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तीनों निकालने आपको आता ही है, एटॉमिक नंबर आपको पता होता है। जैसे देखिए इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम्स में आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर है 20, आपके असाइनमेंट में भी है, नहीं है तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही मैं लिख दे रहा हूँ। COEN2Cl2, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस चार्ज। आप बताइए इस केस में आपको पूछ रहा है कि इसका EAN नंबर बताइए, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आप निकालिए तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो उसके लिए 2 चीज़ आपको चाहिए। एटॉमिक नंबर तो इसका पता ही है, कितना जी? 27। एटॉमिक नंबर तुम लोग इसका निकाल ही सकते हो, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना। आप कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको पता ही है, देख के निकाल सकते हो। निकालिए तो जल्दी से, बाकी लोग पहले इतना लिख लीजिएगा। इथिलीन डायमीन का क्या होगा? 0 ना जी, और क्लोरीन का -1, 2 उधर जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। क्या 3 आया ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग का? ठीक, आइए फिर अब निकालते हैं। एटॉमिक नंबर पता है 27, अब माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 3 है, -3, और क्लोरीन लास्ट में क्या करना है? +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ये डाइडेटेंट है ना, तो 1 बनाता है 2 बॉन्ड, 2 बनाएगा कितना? 4 और 2 6, तो ये 6 हो जाएगा। अब ये क्या आप कैलकुलेट कर ना लो, 27 - 3 + 12, ये सब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 36। एक हिंट देते हैं, हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा नोबेल गैस जैसा ही होगा। तभी तो ये बॉन्डिंग किया, तभी तो ये एक्सेप्ट किया बॉन्डिंग, ताकि अपने आप को कैसा बना ले? स्टेबल। किसकी तरह? नोबेल गैस की तरह। आपको पता नहीं कौन सा नोबेल गैस है? कौन है? क्रिप्टन। आर्गन के बाद नहीं आता है, आर्गन के बाद क्रिप्टन। क्रिप्टन जैसा बन गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई बॉन्डिंग के बाद? 36। कितने लोग का 36 आया था? उधर पीछे तो कुछ लोगों का आया था, इधर से आ गया था आप लोग का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बना लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको पता ही है, वो भी निकालने आता है। वैल्यू पुट कीजिएगा, कौन सा आ जाएगा। लेकिन जितना भी क्वेश्चन देगा सबका देखना 36 ही आएगा जनरली। ठीक है, तो यही 2 क्वेश्चन आपको, और छोटा सा टर्म है जो 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लिखते हैं इस चैप्टर का समरी। तो निकालिए अपना समरी कॉपी और हेडिंग दीजिए समरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबर गया है, नहीं लोग में गायब। हाँ देखिए, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस पहला क्वेश्चन आएगा। आपको पता है मोर सॉल्ट वगैरह, जहाँ पे 2 सॉल्ट ऐड होता है, और कॉम्प्लेक्स तो पता है जिसमें मेटल और लाइगेंड होता है। फिर से सुन लीजिए, और टाइप्स ऑफ लाइगेंड हम जानते हैं, ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए बेस होता है, और मेटल के तो कैसा होता है? एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड कहेंगे। अच्छा, लाइगेंड के टाइप्स आएंगे जिसमें तुम कैटाइनिक एनाइनिक भी लिख सकते हो, वो सब ज़्यादा सवाल आते नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाला टाइप आएगा मोनोडेटेंट, डाइडेटेंट। डाइडेटेंट इवन याद रखिएगा, इथिलीन डायमीन और ऑक्सलेट आयन, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और पॉलीडेटेंट EDTA 6 होते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा ये एम्बीडेटेंट, ये किसका एग्जाम्पल है जी? मोनोडेटेंट का। क्योंकि एक बार में एक ही बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन साइड होते हैं, और इसी कारण इसका नाम चेंज होता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। नाइट्रेटो N बनाएगा तो नाइट्रेटो N, नाइट्रेटो O, ऑक्सीजन बॉन्डिंग बनाएगा तो। होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक याद है ना?
बोलो क्या याद है? हाँ, इसमें सेम लाइगेंड होगा, 6 लाइगेंड सब सेम, इसमें डिफरेंट होगा। अचिलेट जो कि क्लोज स्ट्रक्चर बनाए। सब की पॉइंट्स लिख लिया करो ताकि भूलो नहीं, यहीं से याद हो जाए। स्टेबिलिटी तो तुमको पता ही है, जैसा जैसे क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा, 2 लोग बनाएंगे तो क्लोज होगा, 6 लोग बनाएंगे और क्लोज होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। पॉलीडेटेंट, डाइडेटेंट, सबसे कम मोनोडेटेंट। बर्नर थ्योरी यही बताया था कि 2 वैलेंसी होती है। ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले आया वो प्राइमरी वैलेंसी, बाद में आया सेकेंडरी वैलेंसी, और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी फिक्स होती है, तो ये लिख लीजिएगा। बाकी इनका भी ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन निकालने कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसके बाद वही 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन क्या क्या? एक तो नाम लिखिए पहले इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसको कहेंगे नोमेनक्लेचर, और दूसरा क्या? आइसोमेरिज्म, और तीसरा उसका स्ट्रक्चर यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता करते हैं। चलिए एक एक करके इस पे बात करते हैं। लिखिए, हेडिंग दीजिए IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC है नोमेनक्लेचर। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइगेंड निगेटिव है या न्यूट्रल है, और उसका नाम क्या लिखते हैं। तो बहुत सिंपल नाम है, वो लिस्ट लिख ही लीजिए क्योंकि वह ज़रूरत पड़ेगी आपको, नहीं तो वो लिख ही लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले निगेटिव लाइगेंड का नाम लिखते हैं। निगेटिव लाइगेंड, देखो बहुत आसान है, लास्ट में क्या लगा देना है? ओ लगा देना है। क्या लगा देना है? ओ। जैसे ये रहा CN माइनस रहा, तो आप क्या लगाइएगा? साइनिडो। देखो एग्जाम में अभी ये चल रहा है तो यही टिक कीजिएगा, लेकिन मान लो साइनिडो चारों ऑप्शन में नहीं रहा, तो एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, वो क्या है? साइनो। ठीक है, तो साइनो टिक कीजिएगा। जैसे मान लो क्लोरीन, ये बॉन्ड वैसे बनेगा, क्लोरीन माइनस रहा, तो देखो एक तो क्लोरिडो मिलेगा, अभी बुक में यही सब चल रहा है, देखिएगा 26-27 का क्वेश्चन बैंक में या 20 सब ये रहेगा। लेकिन पहले वाला जो क्वेश्चन बैंक है उसमें क्लोरो नाम से भी क्वेश्चन आता है, अब देख लीजिएगा ऑप्शन में दिया रहेगा तो मार दीजिएगा ठीक। बाकी क्लोरिडो ही चलता है, तो इसमें सबको लिखने की जरूरत नहीं है। आयोडीन रहेगा आयोडीडो होगा, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमीडो। लेकिन जो थोड़ा अलग चल रहा है उसकी बात करते हैं, जैसे SO4 -, तो भाई सल्फेट है तो क्या हो जाएगा? सल्फेटो, है ना। ऑक्जिलेट आयन, अभी OX का किया था ना, और इसका क्या फार्मूला होता है? C2O4 इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जिलेटो। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही सब कुछ लाइगेंड है, जिसके निगेटिव लाइगेंड है, जिसका कि आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। बाकी का रूल का तो आपको पता ही है कि सब के में लास्ट में किस पे ख़त्म होगा, ओके। तो बस इतना काम कर दीजिएगा, है ना। अब कुछ न्यूट्रल होते हैं जिस पे चार्ज नहीं होते हैं लेकिन लोन पेयर होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। जैसे कि ये NH3, तो NH3 का क्या नाम लिखते हैं? अमाइन। आगे बताइए EN अभी लिखे है ना, EN पे 2 लगाते हैं ना, नहीं ये तो सिंगल है। इथिलीन डाइएमीन, इसका पूरा नाम आपको पता ही है, इथिलीन डाइएमाइन। अच्छा H2O रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वा। आगे बताइए CO रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनल। और CH3 तो तुमको पता ही है जी, CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। तो कभी मिल जाए तो लिख देना मिथाइल। जिसमें CH3 मिलेगा उस कंपाउंड का क्या कहेंगे? अभी बताए थे आज, बताओ। कार्बन जो लाइगेंड कंटेन करेगा वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑर्गेनो। चूँकि ऑर्गेनिक का है ना, तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये जिसमें प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। बोलो कोई दिक्कत? पहचान लीजिएगा ना, तो ये सब एग्जाम्पल लिखना सीखिए। मिथाइल, ठीक है। तो ये तो लाइगेंड का नाम हुआ। इसी के बगल में मेटल के बारे में भी लिख लीजिएगा, अगर जगह बच रहा है तो, नहीं तो नीचे लिख लीजिएगा। मेटल के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा बात है। देखिए अगर मेटल प्लस का पार्ट है, माने पहले आ रहा है, तो जो नाम जानते हो वही लिख दो। आयरन है तो आयरन लिख दो। लेकिन अगर मेटल बाद में आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स और बाद में आ रहा है, माइनस का पार्ट है, तो उसमें बस एक टर्म लगा देंगे 8, जिसको क्या बोलते हैं? फेरेट। बोलो कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लो क्रोमियम रहेगा तो क्या लिखोगे? प्लस में क्रोमियम है लिखोगे, और क्या लिखोगे? क्रोमियम। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? माइनस का पार्ट रहेगा तो
क्रोमेट। बस यही दो बात से तो आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी तो क्वेश्चन आप जानबे करते हैं। और रूल क्या कहता है जी, रूल आपको पता ही है। पहले क्या लिखते हैं, पहले हम लाइगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं बताइए, है ना। लाइगेंड की यहाँ संख्या भी लिख लेते हैं, ठीक है, जो भी हेक्साडाइट है मेरा। तो लाइगेंड की संख्या लिख लो, बाकी यहाँ मेटल का नाम लिख लो, और मेटल के बाद क्या लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में। बोलो कोई दिक्कत, ये तो लिख ही लोगे। अब कुछ बातें खुद ही से सोच लो, लाइगेंड का ज़्यादा रूल रटना नहीं है। कुछ बातें जैसे लाइगेंड एक से ज़्यादा हैं तो भाई यहाँ पे हेक्साडाई वगैरह लगा देंगे, लेकिन एक से ज़्यादा हैं और अगर सिमिलर लाइगेंड है, दो हैं तो दो के लिए डाई लगा देंगे, तीन के लिए ट्राई लगा देंगे। और अगर लाइगेंड डिफरेंट है, दो लाइगेंड है, NH3 भी है और मान लो Cl भी है, तो क्या करें, पहले किसको लिखेंगे, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD के अकॉर्डिंग, आप जानते हो जो ऑर्गेनिक में भी रूल फॉलो करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, एक चीज़ और, कभी कभी आपको ना ये अलग से लिख लो, कभी कभी क्वेश्चन में मिल सकता है। EN में अगर 2 रहेगा तब पहले से इसके नाम में डाई आ रहा है तो दोबारा डाई नहीं लगाते, तो फिर क्या लगाएंगे नाम में, तो बेस। तो ऐसा छोटा सा हिंट के लिए लिख लो, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो खुद ही आपको आइडिया लग जाएगी भाई कैसे रूल चलता है, कोई दिक्कत। तो जब भी कभी हो पढ़ने को तो आप नोट कॉपी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार देखिए और क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन जाके वहाँ पर बना लेंगे नोमेनक्लेचर, इससे आइडिया लग जाएगा, कोई दिक्कत। तब पहला पूछेगा नोमेनक्लेचर, जहाँ पे फॉर्मूला दिया रहेगा उसका कंपाउंड लिखिए, और दूसरा भी पूछ सकता है जहाँ पे आपका नाम दिया रहेगा और आप फार्मूला बनाइए कोऑर्डिनेशन का। दोनों क्वेश्चन करवाए ना, ठीक। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, टेस्ट इस भी किसी चैप्टर का है तो ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो नोमेनक्लेचर में कोई डाउट नहीं ना। नोमेनक्लेचर के बाद अगला टॉपिक क्या है, आइसोमेरिज। पता ही है आपको, आइसोमेरिज में भी कौन सा आइसोमेरिज, 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, है ना। स्टीरियो में भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो पहले हम स्ट्रक्चरल की बात कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की। चलिए लिखिए, आइसोमेरिज में एक टर्म क्लियर है, आइसो मतलब सेम, MER मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमेशा फार्मूला उसका सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। लिंकेज, तो सुन लीजिए, जब भी लिंकेज से ही शुरू करना स्ट्रक्चर में, तो अगर एम्बीडेटेंट लाइगेंड प्रेजेंट रहेगा तो डेफिनेटली वो लिंकेज होगा। एम्बीडेटेंट लाइगेंड ऊपर लिखवाया हुआ है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड और थायोआइसोसाइनाइड, और एक और नाइट्री2O और नाइट्री2N। तो एम्बीडेटेंट लाइगेंड रहेगा तो हमेशा लिंकेज पे टिक कर देना। अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, क्या डिफरेंट हो जी, नंबर ऑफ वाटर लाइगेंड डिफरेंट हो, वाटर लाइगेंड इज डिफरेंट, तो वो किस में आएगा, ये। और अगर आयोनाइजेशन कब होगा, सुनिए, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसके बाहर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसा रहे, दो, जो ये टूटेगा, टूटता है ना जी, ये क्लोराइड टूट सकता है, इसके अंदर का पार्ट टूटेगा क्या, नहीं। तो ये अगर रहेगा इस तरह का तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन, क्योंकि आयंस बन सकते हैं, इसमें बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। देखिए कोई एग्जांपल लेके ही समझ लीजिए, जैसे Cr है और मान लो NH3 है, और इसको वाटर में अगर आप डिजॉल्व कीजिएगा तो बताइए कहाँ से टूटेगा, यही क्लोरीन ना टूटेगा जी, ये जैसा बॉक्स है वैसा ही रहेगा, खाली टूटेगा कौन, 2 एज से। इसमें किसी को दिक्कत, तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर अलग अलग हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज। लेकिन सुनिए एक और, कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, इसमें दोनों आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। इन दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लाइगेंड का पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जहाँ 2 गो रहेगा, इसमें तो एक ही ना है, जब 2 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन, एक रहेगा आयोनाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट दिख रहा है तो हाइड्रेट या सॉल्वेट, और एम्बीडेटेंट है तो आप शुरुआत कहाँ से कीजिएगा, पहले खोजिएगा एम्बीडेटेंट है, नहीं है, वाटर है, नहीं है, अच्छा एक बॉक्स है कि 2 बॉक्स है, एक बॉक्स है तो ये वाला, 2 बॉक्स है तो इसमें, बोलो कितना सिंपल है, पहचान लोगे, ठीक है। तो इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। सुनिए यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है जो अभी यहीं समझ लीजिए, ये बाहर वाला ही ना रिएक्शन में भाग लेता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप भी पूछ रहे थे, AgNO3 है तो ये कितना AgCl बनाएगा जी, तो बताइए यही ना रिएक्शन में भाग लेगा तो कितना मोल बनाएगा, 2 मोल, ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ भी था,
2 मोल बनाएगा ना। अगर मान लो यहाँ 3 रहता तो कितना मोल बनाता, 3। अगर 1 रहता तो क्या बनाएगा, 1। और सब अंदर चला गया तो कोई 0 नहीं बनाएगा। आ रहा बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कितना मोल बना सकता है, तो आप देखिएगा आयोनाइजेशन स्फीयर में कितने आयंस है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि भाई किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, या नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ आयंस। तो सुनिए इसमें कितना आयंस बनेगा, ये कंपाउंड को देखो और टोटल नंबर ऑफ आयंस बताओ। 2 की 3 कितने लोग कह रहे हैं, हाँ देखो 2-4 बच्चे हैं। अरे भाई ये 2 को बनाएगा ये मानेंगे, लेकिन ये भी तो केटाइन एगो है, हम ही करें इसके अंदर वाले नहीं टूटेंगे, लेकिन तो केटाइन होगा, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 3। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको क्वेश्चन करते करते ही प्रैक्टिस होगा। और किसी में 3 आयन बन रहे हैं, किसी में 4 आयन बन रहे हैं, तो किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, 4। ये भी क्वेश्चन आता है। तो 3-4 तरह का क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं कि भाई कितना मोल बनेगा, कितने आयंस बनेंगे, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा होगा, या आयोनाइजेशन आइसोमेरेंज कौन सा होगा, ये ऐसे पहचान सकते हो। बोलो कोई दिक्कत। ये सब नीट में भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है, तो आप बनाइएगा, आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा जवाब। अब बाकी स्टीरियो आइसोमेरेंज आपको पता ही है कौन कौन जी, 2 होता है, कौन कौन, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरेज, ऑप्टिकल आइसोमेरेज। आइए दोनों की कंडीशंस की बात कर लेते हैं, पहले इतना लिख लो। कोई कंपाउंड बताइए। मैं पूछा, देखिए स्टीरियो आइसोमेरेज 2 तरह का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में क्या बनता है, सिस, जब 2 लिगेंड के बीच में 90 डिग्री और 2 लिगेंड के बीच में 180 डिग्री तो ट्रांस। ऑप्टिकल याद रखिएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, यानी कि दोनों का इमेज सेम नहीं हो। और अगर डाइडेटेंट ये कंटेन करता ही करता है तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरेज। उसके बाद हम बताया है कि ट्रांस कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, हमेशा ट्रांस जहाँ रहे ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक इसमें हम बताए कि फैक और मर भी एक आइसोमेरेज कभी कभी बन जाता है, जो कब बनता है बताइए, कैसे एग्जाम्पल पहचानोगे। मान लो आयरन है और लाइगेंड क्या लिखे, मान लो अमोनिया है, क्लोरीन है, बताइए उसको कैसे लिखें, बोलो। अमोनिया लिख दिए, लो, और क्लोरीन भी लिख दिए। 6 लाइगेंड होते हैं ना जनरली, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, यही ना 2 होता है जी। हाँ तो बताइए क्या लिखें, कितना कितना नंबर लिखे, यही तो पूछ रहा हूँ, कितना कितना नंबर लिखेंगे। 3-3 ऑड नंबर में अगर रहेगा 3-3 तो ये हमेशा फैक और मर बनाएगा। अब फैक कब बनाता है बताइए, रीजन कब बनाएगा, कैसे पहचानोगे, जब तीनों लगातार हो, और मर मतलब जब तीनों लगातार नहीं हो। हालांकि ये नहीं पूछेगा, बस आप खाली ही देख लीजिएगा, तो फैक और मर को ही टिक करके आइएगा, सिस और ट्रांस को टिक नहीं कीजिएगा। बताइए, बताए थे नहीं, आप लोग बोलते नहीं हो। यही था तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरेज। देखो 3 लाइन में ख़त्म हो गया, मतलब जो भी है स्ट्रक्चरल के साथ जोड़ोगे तो 6-7 लाइन में ख़त्म हो गया। तो यही है मेन कंक्लूजन, इतना ही होता है। उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, जिससे कि आपका पकड़ बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद क्या पढ़े थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बनाता है। आइए उस पर वापस आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने पढ़ा था, हेडिंग दीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, VVT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं जी, VVT। इससे हम 2 चीज़ निकाल सकते हैं। क्या क्या हम फाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, और भी कुछ कुछ बातें उससे फाइंड करते हैं। लिखिए, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन है ना, जो ज्योमेट्री उससे तो पता चल ही जाता है। और एक और चीज़ फाइंड करते हैं जो एग्जाम में आएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या निकालते हैं बताओ तो, मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, और उसका कंडीशन आपको पता है। आइए हम दोनों के लिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ज़्यादा एग्जाम में यही आता है। फर्स्ट केस जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जी, 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कितने तरह के हाइब्रिडेशन बनते हैं बताइए, 2 तरह के बनते हैं ना, आपने पढ़ा है। या तो D पहले आ जाए, sp3 रहे, या फिर sp3 रहे, D बाद में आए, यही ना 2 संभव है जी, और तो कोई इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा सुनिए, इसको पहचानना बड़ा आसान है। अंदर की तरफ D कब जाएगा,
हाँ इनर कहेंगे, अंदर की तरफ डी आ रहा है तो उसको इनर ऑर्बिटल कहेंगे। लेकिन किस लाइगेंड में ये जनरली होगा? जनरली स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में होगा। इसमें चेक भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बता सकते हो कब होगा जी? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। लाइगेंड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो नहीं कहेगा चलो सब एक लाइन से तो अंदर बैठो, है ना। अगर 6 लोग हैं तो 6 बेंच पर बैठोगे क्या? नहीं, कहेगा सब शांत बैठो। तो यहाँ पे डबल डबल करवा देगा, सबको शेयरिंग करा देगा। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ये काम कर सकता है। ये कौन सा? वीक लाइगेंड। जब तुम्हारा कौन बाहर की तरफ हो, ये तो ये लिखे हैं जो sp_d2 या dsp2, यही हाइब्रिडाइजेशन है। ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। बोलो इसमें कोई दिक्कत? और आपको जब लाइगेंड पता चल गया आप आंसर खोज लेना। बाकी इसमें बताओ, इसमें और क्या पूछ सकता है? ये कैसा अंदर की तरफ है तो कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आइए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जल्दी जल्दी लिखते जाइए ये सब पॉइंट्स। अच्छा बताइए ये स्पिन कैसा होगा? हमेशा इनर स्पिन लो स्पिन होता है और बगल वाला हाई स्पिन। है सुनो, अब ये अंदर की तरफ अगर सब पेयर हो चुके हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें? 0। इसीलिए ये हमेशा कैसा होगा? हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो गए तो ये कैसा कैरेक्टर? मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। यही एग्जाम में पूछेगा मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक कौन बनाएगा? डायरेक्ट बिना सॉल्व किया बता सकते हो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड देख के, ठीक है। और 2 लोग के बीच में होगा तो दोनों को आंसर लिख के बना लेना, ठीक है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताइए? नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा होगा? पारन। यही मैग्नेटिक कैरेक्टर की हम बात किए थे, ठीक है। एक चीज़ और पूछ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहले भी तुम पढ़े हो √n × n+2। n क्या है जी? यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि कौन सा कंपाउंड का, सवाल क्या है सुनो, कौन से कंपाउंड का मैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा? तो उतना निकालने की जरूरत नहीं है, जिसका n का वैल्यू यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो मैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? बन जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो इसी तरह से सेम चीज़ हम किसके लिए लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। चलिए जल्दी से यहाँ तक लिखिए, फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी बात लिख लेते हैं। चलो फटाफट लिखो जी जल्दी से, टाइम। हाँ देखिए हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। सेकंड केस आपको पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आप लोग लिखते रहिए। ये 2 तरह का हाइब्रिडेशन पॉसिबल है इस केस में, ये दोनों sp3 और sp3 में टेट्राहेड्रल और यहाँ स्क्वायर प्लेनर। ये कब कंडीशन संभव है? जब स्ट्रॉन्ग होगा और इसमें वीक होगा। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, मेथड सिखाया हुआ है निकालने का। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। ध्यान रहे ऑक्जिलेट वीक में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसी में कन्फ्यूजन होगा। बाकी सबसे ज़्यादा CO स्ट्रॉन्ग लाइगेंड बनाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर तो बता दिया, ज्योमेट्री भी बता दिया, हाइब्रिडेशन भी निकालना सिखा दिया, लेकिन क्या नहीं बताया? कलर का फॉर्मेशन। तो कलर फॉर्मेशन के लिए हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा लास्ट, जिसका नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। CFT आपको पूछेगा, तो ये एक्सप्लेन करने आ सकता है 2 से 3 मार्क्स में, जो भी आपका है। पहले तो ये पूछ लेगा। तो ये क्या बतलाता है आपको पता है? कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन किस कारण से होता है आपको रीजन पता है? dd ट्रांजिशन। तो dd मतलब d ऑर्बिटल ब्रेक होता है। d ऑर्बिटल क्यों ब्रेक होता है? बोलो जवाब दो। d ऑर्बिटल्स आपस में क्यों ब्रेक हुए? उसके 5 ऑर्बिटल्स थे ना, वो ब्रेक हुए थे। हाँ मतलब उसमें नहीं, पहले बॉन्डिंग कर रहा था ना, तब ना ये हुआ। तो बॉन्डिंग करने समय उसमें क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। और रिपल्सन क्यों हुआ? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लाइगेंड का और पहले से जो इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन के कारण वो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन संभव है। क्या क्या कंडीशन संभव है? फर्स्ट केस लिखिए, क्या कंडीशन संभव है बताइए? वो जो गैप मिलेगा T2G और EG में, तो आपको 2 ही चीज़ हो सकता है कंपाउंड में, या तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड देगा या वीक लाइगेंड देगा। तो बताइए तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के केस में क्या होगा? पहले वो गैप एनर्जी को क्या लिखते हैं? डेल नॉट शॉर्ट में। अब P से पेयरिंग एनर्जी, तो बड़ा कौन? ये। अगर ये कंडीशन होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेफर करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रेफर क्या पसंद करेगा वो? पेयरिंग। भाई नीचे ही रह जाओ ना,
तो इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आप बना लेना। अच्छा दूसरा केस बताओ, अगर लाइगेंड वीक हुआ तो बताओ डेल नॉट और पी में, वीक में तो ये छोटा हो जाएगा, तो इस कारण से पी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर कहाँ करेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन गोज टू ईजी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। आप सुनिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ऐसे कुछ दे दिया है, बताओ जी, बोल दिया कि इसमें ना ऐसे लिख देगा कि डी में ना इलेक्ट्रॉन चलो 4 है ना, तो आपने देखा लाइगेंड क्या है जी, स्ट्रॉन्ग है, तो सब कहाँ रहेगा, तो गैप ऐसे दिमाग में ऐसे सोच लीजिएगा, बना लीजिएगा रफ में, 4 को 2 यहाँ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1 2 3, और पेयरिंग ही कर लेगा। तो T2G में है तो T2G 4, IEG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो EG 0। इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने किया भी था, और इस तरह का एग्जाम में बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जाता है, अभी बहुत ज़्यादा यही सब पूछ रहा है। अच्छा एक और चीज़, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है और वीक लाइगेंड है तो डिफरेंस एनर्जी का गैप सेम नहीं है, तो कलर फॉर्मेशन में भी डिफरेंस मिलेगा कि नहीं, तो यानी कि लाइगेंड अगर स्ट्रॉन्ग और वीक रहेगा तो ये दोनों कलर फॉर्मेशन करेंगे, दोनों कलर फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन कैसा कलर, डिफरेंट कलर। तो ये लिख लीजिए यहाँ पे कि ये इस कारण से डिफरेंट कलर फॉर्म करेंगे, डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये भी सवाल एक बात पूछेगा कि 2 कंपाउंड दे देगा, तो आप देख लेना, उसे एक में स्ट्रॉन्ग होगा एक में वीक, तो जो भी डिफरेंस है इसी कारण लॉस ऑफ एनर्जी भी क्या होगा, डिफर, और इस कारण से क्या होगा, डिफरेंट कलर फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ तक लिखिए आप लोग, मैं नीचे कर देता हूँ, अगर छूट गया कुछ तो लिख लो। हाँ चलिए लिख लीजिए इतना जल्दी से। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन जो आज पढ़े थे क्या था, एक तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, वो भी पूछ सकता है कभी कभी, और एक और छोटा सा बात EAN पूछ सकता है, ये डिफाइन करने भी आ सकता है या फिर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आ सकता है। आगे हम बता रहे हैं नोबेल गैस के बराबर ही आएगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 36। हाँ तो फार्मूला क्या था बताइए जल्दी से आज, एटॉमिक नंबर, हाँ आगे बोलो, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यही फार्मूला था। तो ये डिफाइन करने आ जाए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यही था तुम्हारा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का समरी। सब लोग लिख लिए ना यहाँ तक, ऊपर देख लो जो छूटा है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसको रिवाइज कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। इसका टेस्ट भी इसी भी है तो आप अच्छे से दीजिएगा।